उत्तराखंड के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने तोड़ा त्रिवेंद्र सिंह रावत का रिकॉर्ड। पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित, 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 24 जुलाई को पहले, 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान, 31 जुलाई को मतगणना। बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेश राठौर 6 साल के लिए निष्कासित हुए। अमर्यादित आचरण के आरोप में पूर्व विधायक पर कार्रवाई। कालाढूंगी में पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने दी अपनी जान। ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेरा। मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड का खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जो हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सीएम धामी उत्तराखंड में दूसरे सबसे अधिक सीएम समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस विशिष्ट उपलब्धि पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उन्होंने इस दौरान उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास किया है। 3 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में दूसरे सबसे अधिक समय तक रहने वाले सीएम बन गए हैं। पहले नंबर पर पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी हैं, जो 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे नंबर पर थे, जो 3 साल 357 दिन तक उत्तराखंड के सीएम रहे। इस विशिष्ट उपलब्धि पर सीएम धामी ने विनम्रता के साथ कहा है कि उन्होंने इस दौरान यही प्रयास किया कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम एनडी तिवारी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2027 में एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें बीजेपी जीतेगी और पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की अस्थिरतापूर्ण राजनीति में एनडी तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का एक सीमा है, उसको पार कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो एनडी तिवारी जी से भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला चुनाव भी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी, हमारी सरकार बनेगी और नरेंद्र तिवारी जी का रिकॉर्ड भी पुष्कर सिंह धामी जी तोड़ेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई कड़े फैसले लिए हैं, जिससे उत्तराखंड के साथ ही देश में मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ धामी की बनी है। इस दौरान उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सीएम धामी ने इतिहास रच दिया है। इन तमाम उपलब्धियों के बीच मुख्यमंत्री धामी की विनम्रता उन्हें दूसरे राजनीतिज्ञों से अलग करती है और यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 2027 में फिर से पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव पर रोक हटाए जाने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। गणेश गोदियाल ने कहा है कि जो लोग पंचायतों में मनमाने आरक्षण के खिलाफ कोर्ट गए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ।
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी। गणेश गोदियाल बोले, हाईकोर्ट से न्याय नहीं। पूर्व पीसीसी चीफ के बयान पर चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला करारा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव 2 चरण में होंगे। 2 जुलाई से दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को मतगणना होगी। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों के पदों के लिए चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 2 से 5 जुलाई तक दोनों चरणों के लिए नामांकन। 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। नाम वापसी की तिथि 10-11 जुलाई। पहले चरण के लिए 14 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 24 जुलाई को वोटिंग। दूसरे चरण के लिए 18 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 28 जुलाई को वोटिंग। 31 जुलाई को होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जहां राज्य में राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाकर बवाल मचा दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया में सरकार की मनमानी के खिलाफ जो लोग हाईकोर्ट गए, उनके साथ न्याय कहां हुआ, इसलिए ये फैसला उनके गले नहीं उतर रहा। गोदियाल का कहना है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पंचायत चुनाव हो जाएंगे और आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई होती रहेगी, फिर सरकार की मनमानी पर रोक कहां लगी। गणेश गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव की रणभेरी बज गई है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से मुंह की खाए कांग्रेस के नेता कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड के नागरिक की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूं कि ये फैसला मुझे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, और ये इसलिए नहीं उतर रहा है कि माननीय न्यायालय में जो लोग गए वो इसलिए गए कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और उस पर अगर ये फैसला, हालांकि लिखित रूप में अभी मैंने नहीं देखा, पर जो मैंने सुना, अगर वो फैसला इस रूप में आया है कि चुनाव होंगे और सरकार 3 सप्ताह में अपना जवाब दे, तो इसका अर्थ ये है कि चुनाव हो जाएंगे और फिर ये केस चलता रहे, और इसी तरह लोगों की जिंदगियां बीत गई। अब देखिए, कोर्ट पर भी अगर प्रश्न खड़े कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो इसका मुझे कोई उत्तर नहीं देना है। अभी क्लियर हो गया, जब हम शुरू में इस बात को कहते थे कि सरकार ने जो निर्णय किया है वो न्याय संगत किया है, मानकों को ध्यान में रखकर किया है, और कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में गैर कानूनी नियम विरोध कुछ भी काम नहीं होता है, इस बात का संकेत अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, और न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होने पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन गणेश गोदियाल ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर सूबे का सियासी पारा गरमा दिया है। देखना होगा कि पंचायतों में आरक्षण के सवाल पर न्याय नहीं मिलने की बात कह रहे गोदियाल के बयान से मचा सियासी घमासान आगे कितना जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट गया है। आपको बता दें कि तेज बारिश की वजह से बादल फटा, जहां तेज बारिश में 8 से 9 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर इस वक्त राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। बादल फटने से यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसकी वजह से आवाजाही को बंद कर दिया गया। प्रशासनिक अमला मौके पर मुस्तैद है और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें कल से सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही यहाँ पर सख्त चेतावनी जारी कर दी गई थी कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में भारी से भारी बारिश होगी, और उसी की स्थिति और उसी की तस्वीरें अब एकाएक देखने को मिल रही है। जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटा है, और बादल फटने के बाद क्या कुछ हालात हैं वो इन तस्वीरों के बाद, इस मंजर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। 7 से 8 मजदूर फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। दीपिका, इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट, क्योंकि 7 से 8 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, फिलहाल रेस्क्यू में क्या कोई खास जानकारी?
बिल्कुल देखिए, उत्तरकाशी के बड़कोट में ये हादसा हुआ है जहां पर बादल फटा है। सिलाई बैंड के पास लगभग बताया जा रहा है कि 19 मजदूर जो है वो वहां रहते थे, किराए के कमरे में रहते थे, मजदूरी करते थे वहां बड़कोट में। तभी देर रात लगभग 12 बजे के आसपास जो है वहां बादल फटता है। 10 जो मजदूर है उनको सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन 9 मजदूर अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जो है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, अब वहाँ की जो पुलिस है वो कर रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। कई मवेशी जो है वो दबे हैं मलबे में, कई घर जो है वहाँ जो कच्चे मकान थे वो ढह गए हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों से अपील की जा रही थी कि वो ऐसे स्थानों पर ना रहे जहाँ पानी का बहाव होता है या जल स्तर बढ़ता है, लेकिन फिर भी जो है लोग नहीं माने और इसका नतीजा ये है कि बादल फटने के कारण 9 मजदूर जो है लापता हो गए हैं और उनकी तलाश अभी फिलहाल जारी है। अभी तक ये अपडेट नहीं आया है कि उनमें से कोई मिल पाया है। अब बिल्कुल देखिए, 9 से 10 मजदूर और आप भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि लापता है। अभी फिलहाल कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन इस दौरान क्या कोई गांव या फिर कोई रास्ता प्रभावित हुआ है? बिल्कुल देखिए, बात करें रास्ते की प्रभावित की तो उत्तरकाशी का जो बड़कोट में बैंड पड़ता है, सिलाई बैंड, वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। वहां पर बताया जा रहा है कि अब जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी लाइनें लग गई हैं और साथ ही यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग जो है वो भी अवरुद्ध हो गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 धाम यात्रा चल रही है, यमुनोत्री में श्रद्धालु जो है दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में यमुनोत्री मार्ग ही अवरुद्ध हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार अगर बात देहरादून की करें तो देहरादून में भी रात से ही बारिश हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ों की क्या हालत होगी। ऐसे में सिलाई बैंड, यमुनोत्री एनएच जो है वो बाधित हो गया है, यात्रा भी जो है रुक गई है। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की इसके लिए बहुत शुक्रिया। बात अगली खबर की, जो है 1 जुलाई को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी तैयारी में जुट चुकी है। जहां बीजेपी विधायक और संगठन चुनाव प्रभारी खजान दास ने बताया कि वोटरों की लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी और 29 जून से लोग सार्वजनिक रूप से उसे देखेंगे भी। 30 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खजान दास ने यह भी कहा कि 1 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा। खजान दास ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उत्तराखंड आएंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। सार्वजनिक रूप से उसको पढ़ेंगे, लोग देखेंगे। उसके बाद परसों नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और चाहे हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का हो और चाहे हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो हमारे मेंबर्स जाने हैं उनका नामांकन हो, ये पूरी प्रक्रिया परसों को हो जाएगी। और फिर 1 तारीख के लिए जो चुनावी कार्यक्रम के तहत 1 तारीख को घोषणा होगी। हमारे राष्ट्रीय नेताजी यहाँ पर आ रहे हैं एज ए चुनाव अधिकारी के रूप में, आदरणीय मल्होत्रा जी जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, और वो उस दिन घोषणा करेंगे। बात अगली खबर की करेंगे, जहां बीजेपी ने पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि दूसरी शादी के मामले को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर सुर्खियों में थे। सुरेश राठौर पर यूसीसी के उल्लंघन का भी आरोप लग रहा था, जिस पर पार्टी ने अमर्यादित आचरण को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया था। सुरेश राठौर ने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन संगठन उनके जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आया और सुरेश राठौर को फिलहाल 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि गलत आचरण करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुचिता के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है और निश्चित रूप से हमारे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं सबसे ये अपेक्षा रहती है कि समाज में उनके प्रति लोगों का भाव आदर का होना चाहिए, उनका आचरण अमर्यादित न हो। ये लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जाती है और ये हमारी विचारधारा में भी है और ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। इसलिए जो आज का कार्य किया गया है वो समाज में जो हमारे अमर्यादित आचरण सुरेश राठौड़ जी ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इसलिए इस तरह के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। वही खबर अब विकासनगर से है, जहां यूजेवीएनएल की जमीन पर अवैध उपखनिज सामग्री पड़ी होने पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। विधायक ने मौके पर मौजूद यूजेवीएनएल कर्मियों सहित पुलिस और तहसील कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई। विधायक ने इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विधायक ने कहा, संबंधित पर विभागीय कार्रवाई के साथ ही सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी संबंधित व्यक्ति से ही की जाए। ये रात की उसे खोदा पीटी करते, यहाँ पे नाले की चौक हो गया, ये रात को जल भराव हुआ है और लोगों के घरों में पानी घुस गया।
तो फिर मैं देहरादून से तुरंत चला, मैं आज आया भी नहीं था, फिर सीधे स्ट्रेट देहरादून से ही आया। तो यहाँ आके हमारे जल विद्युत निगम का जो ये नाला है ये अलग अलग जगह क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक, ये चौक हुआ है, काट कबाड़ लोगों की भी आदत है, डाल देते हैं तो उससे ओवरफ्लो किया, वो लोगों के घरों में पानी घुस गया। लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये भी बना, यहाँ पे जो ये तमाम तरीके का अवैध यहाँ पे जल विद्युत निगम की जो जमीन है, यूजीवीएनएल की जमीन है सड़क के किनारे, यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये डंपिंग कर रखा है खनन वगैरह का, तो ये जाहिर तौर पे अवैध टाइप का है। तो ये जो है अपना ऊट पटांग तरीके से रात को अपना जेसीबी मशीन वगैरह से लोडिंग अनलोडिंग करते होंगे और बेतरतीब चलाते हैं। उससे क्या है कि हमारा जो बगल में नाला है इसकी भी वो अपना जो पिचिंग वगैरह है और उसका जो पूरी एज वगैरह वो सारी उखाड़ करके और धीरे धीरे नाला कोलैप्स करता चला गया और टूटता चला गया अलग अलग जगह। वही बनभुलपुरा के लोगों को 15 सालों से चली आ रही पानी की किल्लत से अब निजात मिल गई है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक सुमित प्रदेश ने अपने विधायक निधि से तकरीबन 11.5 लाख रुपए स्वीकृत कर इलाके में नई पाइपलाइन बिछवाई, जिससे अब नियमित जल आपूर्ति शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर विधायक का स्वागत किया और सम्मान समारोह आयोजित किया है। लोगों ने कहा कि सालों से सिर्फ वादे होते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने ठोस काम किया है। शुक्रिया बहुत। लगातार लोग परेशानियां हैं, विकास की जो सोच है आप जानती है, पीछे उसमें हम लोग हटते नहीं हैं और कोई ऐसा क्षेत्र इस हल्द्वानी में है नहीं जहाँ पे विकास हम लोगों के द्वारा नहीं करा गया। कोई भी वंचित नहीं रहा, कभी हमने इस नज़र से भी नहीं देखा कहीं से ज़्यादा वोट पड़े कहीं से कम पड़े। हमने सारे जो लोग आए जिसने विकास कहा ये करना है वो करना है, हम लोगों ने करा है। अभी भी आपके बनभुलपुरा की 2 करोड़ रुपए की शासन से स्वीकृत होकर सड़कें आने वाली हैं, इस साल बन जाएंगी। जो ये छोटी रोड, ये बड़ी रोड बनी, यही 45 लाख रुपए की थी। विधायक निधि देखिए 4.5 करोड़ रुपए और 40 वार्ड है, हर वार्ड में 10 लाख भी दे दिए तो कहीं दिखेंगे। फिर भी मैंने आउट ऑफ द वे जाकर वार्डों में ऐसा काम करवाया है और सबसे पहले विधायक निधि खर्च करने वाला व्यक्ति इस पूरे प्रदेश में मैं हूँ और बनभुलपुरा का कोई वार्ड नहीं रह गया जहाँ पे विधायक निधि नहीं पहुँची। 25-30 सालों से यहाँ पे पार्षद हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन लोगों ने काम नहीं करा, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी और इन जनता का प्यार था कि ये मेरे माध्यम से ही काम हुआ, क्योंकि इसका एस्टीमेट बनवाया 11 लाख कुछ रुपए का। उसके बाद फिर इसकी नपाई तुलाई भागा दौड़ी और कहाँ से लें पानी लें और कहाँ से पानी किस किलो डालें ताकि जहाँ पे आप खड़े हुए इसमें पानी मिल गया। तो विधायक जी ने उसमें हमारा सहयोग ही करा कि हमें 11 लाख कुछ रुपये दिया और वो पैसा जो है जल संस्थान को ट्रांसफ़र होगा। चूँकि जल संस्थान डालता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि विधायक जी ने नकद दिया, तो नकद नहीं मिलता विधायक से पैसा सरकारी संस्था को जाता है तब वहाँ से मिलता है। 3 साल की उसमें विधायक निधि का उसमें ये बड़ी रोड पड़वाई है। वैसे अनेक काम और भी चल रहे हैं, जैसे शकील सलमानी जी के वार्ड में पाइपलाइन का कार्य करा गया है और ये जो लोग एग्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियादी हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं ये लोग अपनी राजनीति दर्शाने के लिए। वही बात अगली खबर की करेंगे। आंचल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय दूध विक्रेताओं ने बिक्री में गिरावट और पैकेजिंग की खामियों पर चिंता व्यक्त की है। दुकानदारों ने कहा है कि 11 साल बाद पहली बार उनकी समस्याएं सुनी गई। मुकेश बोरा ने दूध की गुणवत्ता पर भरोसा जताते हुए पैकेजिंग सुधारने और आने वाले 2 सालों में नए प्लांट लगाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। आपने माल 3 महीने के हिसाब से लगाया, आपको लगता है कि 2 महीने में नहीं? अभी वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का दौर है। आंचल के साथ साथ करीब 40 ब्रांड, अमूल, मदर डेयरी, आनंदा सहित 40 ब्रांड ऐसे हैं जो लगातार मार्केट में हैं और हम अपनी गुणवत्ता के बारे में हर उपभोक्ता तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि जितना शुद्ध आंचल है उतना अदर जितने भी प्राइवेट ब्रांड हैं वो नहीं है, उनमें मिलावट है। वो मैं बार बार कहते आया हूँ। आंचल अपना करके आप अपना स्वास्थ्य लाभ कर ही रहे हैं, साथ में जो दूर दराज का हमारा किसान है, जो 29,000 किसान हमको प्रतिदिन दूध दे रहे हैं, उनको भी एक आर्थिक रूप से आप मदद करते हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रोडक्ट हमारे अच्छे बिकेंगे तो निश्चित रूप से हम किसान को भी अच्छा मूल्य दे पाएंगे। उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और बहुत सारे ब्रांड आते गए। कंपनी ने अपने को प्रतिस्पर्धा के युग में मेंटेन नहीं करा है, इस वजह से लोगों का शायद विश्वास कम हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार दूध की डिमांड कम हो रही है। ये एक चिंता का विषय होता है। एक इस्टेब्लिश ब्रांड है और इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं देखता हूँ कि इसके बहुत सारे रोज़गार के आयाम से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं
और उनका भी रोज़गार प्रभावित होता है। देखिए, हल्द्वानी शहर की अगर बात करूं तो इससे पहले HMT फैक्ट्री एक ऐसा लोकल रोज़गार देने की कंपनी थी जिसमें बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े थे। आज आंचल हमारे बीच में एक ऐसे है जो पुरानी स्मृति या पुराने विभाजन के बाद का एक बहुत शानदार उपक्रम है। हल्द्वानी का सबसे प्रमोटेड दूध है, 90% लोग इसको ले रहे हैं। उसकी गुणवत्ता में और कैसे सुधार आए, जैसे बीच में शिकायतें आ रही थी कि दूध फट जा रहा है या दही खट्टा हो जा रहा है मट्ठे में, वो बात नहीं है। उस क्वालिटी को लेके आज विचार विमर्श हुआ, लोगों ने बात रखी, अपनी बात भी रखी, हमने भी अपनी बात रखी कि हम अपने दूध को कैसा प्रमोट करें। जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरे ब्रांड बहुत जल्दी मार्केट में आ रहे हैं और बिक रहे हैं। आखिर ऐसी क्या हम पे कमियां हैं, हम नहीं बेच पा रहे हैं, या प्रोडक्शन लाइन में ऐसी क्या कुछ कमियां हैं, तो उसी कमी के लिए आज एक गेट टुगेदर का वो किया था कि 11 साल के अपने दुकानदारी के अनुभव में कि आज पहली बार आंचल की कोई मीटिंग हुई और डायरेक्ट उपभोक्ता को लेके। वहीं विधायक किशोर उपाध्याय ने शहीद स्थल का निरीक्षण कर नगर पालिका को उसके सौंदर्यीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करने और समिति गठित कर जिलाधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा है कि शहीदों की स्मृति का सम्मान उनकी गरिमा के अनुरूप ही होना चाहिए। जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे प्रधानमंत्री, बल्कि यहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का जो कहा है उनके बारे में कि वो हर क्षण जो है अपना जीवन जो है देश के लिए समर्पित सैनिक जो हैं रहते हैं, तो उसी भावना की रक्षा के अनुरूप ये जो गंगा प्रसूता धरती है उसमें जैसे सैनिक धाम देहरादून में बन रहा है उस तरह से यहाँ टिहरी में भी होना चाहिए। तो मैंने जो यहाँ पर सैनिक कल्याण अधिकारी है और जिलाधिकारी को भी कहा है, उसमें मुझसे भी जो योगदान होगा मैं भी करूँगा और एक अच्छा सा स्थान जो है हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। अब खबर विकासनगर से है, जहां वानिकी प्रशिक्षण केंद्र रामपुर मंडी में 109वें बैच की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप वन संरक्षक चक्राता द्वारा की गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख वन संरक्षक नीना ग्रेवाल और कहकशा नसीम शामिल हुए। आपको बता दें कि अब तक वन दारोगाओं के 109 बैच पास आउट हो चुके हैं, जिसमें आज पहला महिला दारोगा का प्रशिक्षण बैच 38 प्रशिक्षुओं के साथ पास आउट होने के बाद उत्तराखंड वन विभाग की सेवा में उतरा। आज के टाइम और युग में जब महिलाएं सब जगह अग्रणी हैं, तो वन विभाग के हर स्तर पे महिलाओं का आना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम वनों का संरक्षण और अच्छे से कर सकें। महिला फॉरेस्टर्स यहाँ से पास आउट हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से इनकी अच्छी सी ट्रेनिंग करी गई है, ये वनों के संरक्षण के प्रति अपना बहुत अच्छे से योगदान देंगे। प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहे हैं और जैसे डायरेक्टर साहब से बात भी हो रही थी कि यहाँ पे और जो इंडक्शन ट्रेनिंग्स हैं हमारी, और नहीं तो कैरियर एडवांसमेंट ट्रेनिंग्स हैं, वो और के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रयास करेगा कि हर स्तर के वन विभाग के हर स्तर के अधिकारियों के यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सके। अब बात करेंगे कालाढूंगी की, जहां कोटाबाग के कप्तानगंज ग्राम सभा निवासी की पुलिस कांस्टेबल ने जमकर पिटाई की, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। शाम पुलिस चेकिंग के दौरान कांस्टेबल ने उसके 2 पहिया वाहन को सीज कर दिया। वहीं जब उसके थाने जाकर गाड़ी छोड़ने की बात कही तो कांस्टेबल ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या की। उसके बाद ग्रामीणों ने चौकी पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और मामले में आगे कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विकासखंड कोटाबाग का स्थानीय जो युवा साथी है कमल नगरकोटी, ये पुलिस से पीड़ित होकर, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से पुलिस जो चौकी हमारी कुछ ही दूरी पे, उसने जहर खा रखा है। जहर खाकर उसकी मौत हुई है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस विभाग पे भी और हम लोग, क्योंकि वो युवा साथी है, युवा साथी यहाँ पे कुछ ना कुछ पीड़ित होकर, पुलिस विभाग से पीड़ित होकर उसने जहर खा रखा है। और हमारी यही मांग है कि SSP साहब यहाँ पे आए। पुलिस जब तक यहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई उस पुलिस विभाग के खिलाफ, चौकी के खिलाफ नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग ग्रामीण लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। और हमारे साथ में विधायक जी भी है, तब तक यहाँ पे, जब तक SSP साहब यहाँ पे आ नहीं जाते हैं और ठोस कार्रवाई यहाँ पे कर नहीं लेते हैं, तब तक हम लोगों का धरना यहाँ पे चलता रहेगा। चौकी कोटाबाग में एक व्यक्ति को जिससे पूछताछ हेतु किसी मामले में लाया गया था, उसके द्वारा भटकर
आत्महत्या कर ली गई है। पब्लिक का आक्रोश था कि इसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की है। निसंदेह इस पर तुरंत संज्ञान लिया गया है और जो भी यहाँ पे अभी वर्तमान में चौकी स्टाफ ऐसे हम चेंज कर रहे हैं। जाँच हम सी रामनगर को सौंप रहे हैं और जांच के बाद ही इस पर हम अगर जांच में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता या दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई या एफआईआर भी की जाएगी। वही बात अगली खबर की जो कावड़ मेले के उल्टी गिनती के बीच जिला प्रशासन अब सक्रिय मोड पर है। शनिवार को टीएम और एसएसपी ने हर की पौड़ी बैरागी कैंप और कावड़ पटरी का निरीक्षण किया। अवैध अतिक्रमण पाए जाने पर उसे हटाने के आदेश दिए गए। डीएम ने सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए हैं। जुलाई के पहले सप्ताह तक मेले के फोर्स तैनात कर दी जाएगी और यातायात प्रबंधन की योजना भी लागू होगी। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। जो हमारा कोर एरिया है घर की पौड़ी उसके आसपास की घाट, वहाँ पर जो अतिक्रमण था उन सबको अभी बता दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हमारी लगातार शुरू हो गई है। इसमें नगर निगम की टीम्स, पुलिस की टीम्स, प्रशासन की टीम्स ये सारी तैनात कर दी गई हैं और आप से लेकर तब तक कावड़ मेला रहेगा लगातार हम लोग इसको निगरानी में रखेंगे और आगे भी इन लोगों पर हम लोगों ने इनको नोटिस भी देंगे। साथ ही ये भी कार्रवाई, क्योंकि कुंभ मेले की भी अब तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो ये सारा एरिया जो हमारा प्लानिंग का एरिया है वहाँ पे फ्री फ्लोटिंग एरिया है। क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से जरूरी है कि एरिया खाली रहे, यहाँ पे किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन न क्रिएट हो। इस क्रम में कार्रवाई की जा रही है और अब आगे वाले टाइम में साफ सफाई की व्यवस्था, क्योंकि कई जगह हमने देखे कचरे के ढेर हैं, जल निकासी न होने के कारण कई जगह कचरा सड़ भी रहा है, जिससे कि जो हमारे यात्री आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। उसको क्लियर कराया जाएगा और अतिक्रमण को हटाया जाएगा, जिससे इस पूरे एरिया को एक अच्छा रूप दिया जाए। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।